नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, आज हम मनोविज्ञान का पेपर नंबर 26 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत ही शानदार 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। साथ ही उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। इसी के साथ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ रही है, वहाँ पर भी साइकोलॉजी के बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। तो जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन वीडियो है साथियों। 100 टेस्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, 26वां टेस्ट है ये आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साइकोलॉजी ही नहीं, हम हिंदी के भी 100 टेस्ट कर रहे हैं, शिक्षण विधियों के भी 100 टेस्ट और पर्यावरण के भी 100 टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं पूर्णतः इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से हम हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके पहला प्रश्न है, कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को निर्देशित करता है? थकान से आने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। दवा आदि से आने वाले व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। शराब आदि से आने वाले लिखता है ना, आने वाले व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। और अनुभव आदि से आने वाले व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। तो बताइए प्रश्न संख्या 1 में आपका कौन सा विकल्प अधिगम की प्रक्रिया को सही रूप से निर्देशित कर रहा है? साथियों, थकान, दवा, शराब इत्यादि से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो थोड़े से समय के लिए होते हैं, और थोड़े से समय के लिए व्यवहार में परिवर्तन आना अधिगम नहीं कहलाता है, बल्कि अनुभव से, प्रशिक्षण से, अभ्यास से, इनसे हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आते हैं उसको ही हम अधिगम कहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है ये अधिगम की प्रक्रिया को सही रूप से बता रहा है। तो अतः पहले प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। तो दूसरा प्रश्न है आपके, क्या पूछ रहा है आपके प्रश्न नंबर 2, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो बताओ प्रश्न संख्या 2 में मानव विकास के बारे में आपको कौन सा कथन यहाँ पर गलत लग रहा है? साथियों, अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, विकास रेखीय होता है। साथियों, विकास रेखीय नहीं होता है, बल्कि विकास वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। तो ये जो कथन है ये गलत है, अतः विकल्प नंबर आपका 1 सही है। बाकी दूसरा विकल्प कह रहा है कि पूर्वानुमेय होता है, मतलब आप इसका पूर्वानुमान लगा सकते हो, लगातार चलता रहता है विकास, और सामान्य से विशिष्ट की ओर ये होता है। तो विकल्प 1 ही आपके गलत कथन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा अधिगमकरण का सिद्धांत नहीं है? अधिगम संदर्भित है, अधिगम तात्कालिक है, अधिगम सामाजिक क्रिया है, और अधिगम एक सक्रिय क्रिया है। देखो, अधिगमकरण के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो सक्रिय क्रिया मतलब सक्रिय रहकर हम अधिगम करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ये सही है। समाज में रहकर हम चीज़ों को सीखते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो दूसरा विकल्प कह रहा है कि तात्कालिक मतलब अचानक, तो अधिगम अचानक नहीं होता है, बल्कि अधिगम में समय लगता है साथियों। इसलिए विकल्प नंबर जो 2 है ये अधिगमकरण के सिद्धांतों में नहीं आता है। आपके तीसरे प्रश्न में दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है आपके, इनमें से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक और व्यावहारिक। साथियों, एक सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने, बुद्धि का सिद्धांत, जिसको त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको हम संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत भी कहते हैं। संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने जो विषय वस्तु साथियों, संक्रिया है, विषय वस्तु है, उत्पाद है, इसमें विषय वस्तु के जो घटक बताए हैं, तो वो विषय वस्तु प्रतीकात्मक भी होती है, व्यावहारिक भी होती है, शाब्दिक भी होती है, लेकिन प्रणाली जैसी कोई विषय वस्तु नहीं होती है। अतः चौथे प्रश्न में आपके जो प्रथम विकल्प है ये आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न है आपके, प्रश्न नंबर 5 है, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है?
व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, वैयक्तिक भिन्नताएं, चारित्रिक भिन्नताएं। साथियों, व्यक्ति की जो अभिरुचि, किस क्षेत्र में उसकी रुचि है, उसकी अभिवृत्ति कैसी है, किन किन क्षेत्रों में उसने क्या उपलब्धियां हासिल कर रखी है, उसका मतलब वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। साथियों, ये जो विभिन्नताएं हैं ये आंतरिक नहीं कहलाएगी बल्कि ये वैयक्तिक विभिन्नताएं कहलाएगी। देखो, अभिरुचि अभिवृत्ति तो आंतरिक हो गई, लेकिन लिंग बाहरी विभिन्नता है, अतः ये आंतरिक न होकर के ये वैयक्तिक विभिन्नताओं का उदाहरण है। पांचवें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न है, बहुविध चिंतन का संबंध है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है, अनुकरण से है और मॉडलिंग से है। बहुविध का मतलब होता है अलग अलग तरीके से सोचना। साथियों, अलग अलग तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ, सृजनात्मकता। तो बहुविध चिंतन का संबंध किससे हुआ, फिर सृजनात्मकता से हुआ। दूसरा विकल्प सही है। जबकि मॉडलिंग क्या होता है साथियों, मॉडलिंग में बालक दूसरे के व्यवहारों को देखता है, ठीक है, दूसरे के व्यवहारों का प्रेक्षण करता है, फिर उसका अनुकरण करते हुए सामाजिक व्यवहार करना सीखता है, यह कहलाता है मॉडलिंग। तो विकल्प 2 ही आपके सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो 7वां प्रश्न है आपके, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सीखना, क्रिया प्रसूत अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन और संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखो, पारितोषिक मतलब इनाम देना, दंड देना। साथियों, ये हमारे क्रिया प्रसूत अधिगम जो कि स्किनर ने दिया था उससे संबंधित है। स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम में ऐसा ही किया जाता है। तो 7वें प्रश्न में आपके जो दूसरा विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों, प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है आपसे 8वें प्रश्न में। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है और इनमें से सभी। साथियों, एकाधिक बुद्धिमानी, यहाँ शब्द को पकड़ो, एकाधिक मतलब एक से अधिक। साथियों, एक से अधिक बुद्धि के प्रकार एकाधिक बुद्धिमानी सिद्धांत के अंतर्गत आते, अर्थात बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं या बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 में सही हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न देखते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? जेबी वाटसन के द्वारा दिया गया है, डेविड मैकलेलैंड के द्वारा दिया गया है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है या कार्ल यूंग के द्वारा दिया गया है? साथियों, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत की। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत यहाँ पर डेविड मैकलेलैंड के द्वारा दिया गया है। दूसरा विकल्प आपके 9वें प्रश्न में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? परावर्ती स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर और अभिप्रेरणा स्तर। तो साथियों, 10वें प्रश्न का जो आपके सही उत्तर है, शिक्षण के स्तरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षण का परावर्ती स्तर भी होता है, अवबोध स्तर भी होता है, स्मृति स्तर भी होता है, लेकिन अभिप्रेरणा स्तर शिक्षण के स्तरों में नहीं आता है। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके 10वें प्रश्न में, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 11 पर। तो 11वां प्रश्न, शिक्षण के कितने चर होते हैं? 1, 2, 3 और 4। साथियों, शिक्षण के चरों की अगर हम बात करें तो शिक्षण के चरों की संख्या 3 होती है। कौन कौन सी? एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित चर और एक होता है साथियों मध्यस्थ चर। ये 3 प्रकार के चर शिक्षण के होते हैं। अगर हम स्वतंत्र चर की बात करें तो स्वतंत्र चर अध्यापक को कहा जाता है, अध्यापक या शिक्षक को। आश्रित चर छात्र को कहा जाता है और मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पाठ्यक्रम को। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है 11वें प्रश्न में, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो 12वां प्रश्न देखते हैं, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी, एकीकृत, विशेष और नियमित। तो बताओ 12वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न को समझ करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षण प्रणाली में हमें समावेशी शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए। समावेशी शिक्षण प्रणाली मैंने आपको बता रखी है, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक समान एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 है,
ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय बालक में भय नामक संवेग होता है, प्रेम नामक संवेग होता है, संवेग नहीं होता है बल्कि उत्तेजना होती है और इनमें से सभी। तो साथियों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिजेज के अनुसार ही आपको बताना है। जब बालक का जन्म होता है तो उसमें कोई संवेग नहीं पाया जाता है बल्कि उसकी जो समस्त क्रियाएं होती है वो उत्तेजना पर आधारित होती है, ऐसा ब्रिजेज का मानना था। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और एक शेयर जरूर करिएगा साथियों। नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम प्रश्न नंबर 14 की तरफ। क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न नंबर, तो साथियों प्रश्न संख्या 14 है, संवेदी पेशी अवस्था से संबंधित है। सिगमंड फ्रायड संबंधित है, जीन पियाजे संबंधित है, पावलोव संबंधित है या थॉर्नडाइक संबंधित है। साथियों थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं, ये संबंधित नहीं है। पावलोव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, ये भी संबंधित नहीं है। सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोविश्लेषणवाद और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें संवेदी पेशी अवस्था जैसी कोई अवस्था इन्होंने नहीं बताई है। लेकिन जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है साथियों, अपने इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई है, उसमें जो प्रथम अवस्था है वो है संवेदी पेशीय अवस्था। अतः यहाँ पर फिर आपका जो दूसरा विकल्प है जीन पियाजे वाला, यही आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 14 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 पर। तो साथियों 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी परीक्षण, रोर्शिया परीक्षण, WAIS परीक्षण और रेवन का MPS परीक्षण। साथियों बुद्धि का निष्पादन परीक्षण मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट, या फिर जिसको क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी आप कह सकते हो। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कह दो, परफॉर्मेंस टेस्ट कह दो, निष्पादन परीक्षण कह दो, बात एक ही होती है। रोर्शिया, रेवन या WAIS नहीं है बल्कि भाटिया बैटरी परीक्षण है, जिसमें 5 उप परीक्षण शामिल है साथियों। यहाँ पर यह क्रियात्मक या निष्पादन परीक्षण है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। 16वां प्रश्न देखेंगे, चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग करना चिंतन है, भाषा का प्रयोग करना चिंतन है, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया है चिंतन, या संप्रत्य अधिगम है चिंतन। तो देखो चिंतन का जो सही अर्थ है साथियों, चिंतन होता है प्रतीकों का प्रयोग करना, मानसिक रूप से प्रतीकों का प्रयोग करना ही चिंतन कहलाता है। 16वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 पर। तो 17वां प्रश्न है, अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है? बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है या वृद्धावस्था है? तो आपको पहले तो इस शब्द का आपको अर्थ पता होना चाहिए कि अस्मिता क्या होता है। अस्मिता का मतलब होता है साथियों खुद की पहचान स्थापित करना ही क्या कहलाता है? अस्मिता। तो अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय जिसको माना जाता है वो है साथियों किशोर अवस्था, जो कि आपके 12 से लगभग 18 वर्ष तक चलती है। इसको ही अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। 17वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां प्रश्न देख लेते हैं, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? प्रयास का नियम, दोहराने का नियम, अभ्यास का नियम या अनुकरण करने का नियम? 18वें प्रश्न में आपको सोच समझ के उत्तर देना है साथियों। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, तो अधिगम के जो नियम होते हैं साथियों ये देखिएगा, अनुकरण, प्रयास, दोहराना और अभ्यास। तो साथियों राइट आंसर है इसमें अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। अर्थात साथियों लगातार अभ्यास करने से पत्थर की चट्टान भी आसानी से कट सकती है, वो भी रस्सी से। किससे? रस्सी से। और लगातार अभ्यास करने से मूर्ख बालक भी विद्वान बन सकता है। तो यह है बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, मतलब यह है अभ्यास का नियम। थर्ड विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। तो 19वां प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न है, कोमर के द्वारा जो असामान्य व्यवहार के 4D में सम्मिलित नहीं है। कोमर के असामान्य व्यवहार में 4D में क्या सम्मिलित नहीं है?
विचलन, तकलीफ, खतरा और विभ्रांति। मतलब कॉमर ने जो असामान्य व्यवहार का जो 4D प्रकार बताए साथियों, उसमें किस चीज को इन्होंने सम्मिलित नहीं किया है। आपको 19वें प्रश्न में इसका सही उत्तर देना है। तो साथियों 4D में इन्होंने विचलन भी बताया है, तकलीफ भी बताया है, खतरा भी बताया है, लेकिन विभ्रांति जैसा कारक नहीं बताया है। तो चौथा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। तो 20वां प्रश्न देखेंगे, पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता का विश्लेषण करके आप पठन वैकल्य बच्चों की पहचान कर सकते हो। उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके आप पठन वैकल्य बच्चों की पहचान कर सकते हो। उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जान करके या पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के द्वारा। तो 20वें प्रश्न में सोच समझ के उत्तर देना है आपको। देखो पठन वैकल्य या जिसको हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं साथियों, जिसमें पढ़ने में कठिनाई होती है, तो आप कैसे पहचान करोगे, पढ़वा कर ही तो पहचान करोगे। तो उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता का विश्लेषण करके आप आसानी से पठन वैकल्य बच्चों की पहचान कर सकते हो। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 20 में, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 21, क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है, पर्यावरण का पर्यायवाची है, व्यक्ति का पर्यायवाची है, अवबोध का पर्यायवाची है या समायोजन का पर्यायवाची है। तो 21वें प्रश्न में बताओ कौन सा विकल्प आपका सही है। क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था साथियों, कर्ट लेविन के द्वारा क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया गया था। इसमें इन्होंने जो संज्ञानात्मक संरचना शब्द का प्रयोग किया है, इसका पर्यायवाची आपको इनमें से कौन सा विकल्प लग रहा है। तो 21वें प्रश्न में देखो संज्ञानात्मक संरचना का मतलब पर्यावरण से लिया जाएगा, क्योंकि पर्यावरण से ही व्यक्ति ज्ञान का अर्जन करता है इस सिद्धांत के अनुसार। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 21 में, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व परीक्षण का प्रतिपादक कौन है। हाथवे एवं मैकिनले, हेंस, आइंजैक, एडलर और स्प्रेंजर। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व परीक्षण दिया गया था, स्टार कर लेना, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रख लेना है। ये परीक्षण हाथवे एवं मैकिनले के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा, हाथवे एवं मैकिनले के द्वारा ये परीक्षण दिए गए थे। तो विकल्प 1 आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23वां प्रश्न देखेंगे, अच्छी तरह से प्रश्न को देख करके उत्तर देना है। अर्थपूर्ण अधिगम को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा परिभाषित आप अर्थपूर्ण अधिगम को नहीं कर सकते हो। विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुलझाना, छात्रों को अपने मनोभावों एवं अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु सहायता देना, और इनमें से सभी। अब सोच लीजिए, थोड़ा उलझा हुआ प्रश्न आप कह सकते हो, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है साथियों इन प्रश्नों का। देखो 23वें प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम में हम क्या करते हैं साथियों, जो छात्र के अनुभव है, मनोभाव है, अभिप्रेरणा है, इनको व्यवस्थित कर लेते हैं। अधिगमकर्ता मतलब जो सीखने वाला है, जो छात्र है, इससे बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। लेकिन जो प्रथम विकल्प कह रहा है, विविधता की उपेक्षा करके, विविधता का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता। जैसे अलग अलग बालक है, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ ना कुछ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छात्रों में जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है अलग अलग पक्ष में, उनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते साथियों। उनकी उपेक्षा की तो फिर हम अर्थपूर्ण अधिगम बच्चों को नहीं करवा सकते। अतः विकल्प 1 आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। साथियों 24वां प्रश्न है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए 25:1, 30:1, 40:1 और 35:1। देखिए आरटी 2009 के अनुसार आपको क्या बताना है, जो प्राथमिक विद्यालय मतलब कक्षा 1 से 5 के जो विद्यालय हैं, उसके लिए विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात पूछा गया है। साथियों सभी को पता होगा
कि 60 बच्चों पर 2 अध्यापक होते हैं तो फिर 30 बच्चों पर कितने अध्यापक हुए? 1 अध्यापक हुआ साथियों। इस प्रश्न को रीट में भी पूछा गया था और बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर्स अलग अलग आंसर की वाले तीसरा विकल्प भी बता रहे थे, जो कि गलत है। ओनली दूसरा ही विकल्प इसमें सही रहेगा। 30:1 ही इसका सही उत्तर है साथियों। तो विकल्प 2 आपके 24वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। 25वां प्रश्न है आपके, अभिग्राही अधिगम का संबंध है बेरी जिबरमैन का, पियाजे का, आशुबेल का और फेरेंस मर्टन का। तो बताओ प्रश्न संख्या 25 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? अभिग्राही अधिगम का संबंध इनमें से किससे है साथियों? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प? कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है? तो साथियों 25वें प्रश्न का जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, डेविड आशुबेल का अभिग्राही अधिगम से संबंध है। थर्ड विकल्प 25वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। 26वां प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 26 है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण कहा जाता है, सतही दृष्टिकोण कहा जाता है, मानकीय दृष्टिकोण कहा जाता है या प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। 26वां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को सोच कर उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल सोच समझ कर। साथियों बाह्य आभास का मतलब होता है जो बाहर से हमें दिखाई देता है, उसके आधार पर यदि व्यक्तित्व का वर्णन हो रहा है तो उसको हम सतही दृष्टिकोण, सतही मतलब बाहरी दृष्टिकोण उसको कहेंगे। तो बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन सतही दृष्टिकोण कहलाता है। विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न नंबर 26 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो 27वां प्रश्न है आपके, निम्न में से विकास का सही सिद्धांत कौन सा नहीं है? सांतंत्य विकास का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत और विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। तो साथियों 27वें प्रश्न में देखिएगा, 27वें प्रश्न में निम्न में से विकास का सही सिद्धांत कौन सा नहीं है? अगर हम इसकी बात करें तो वैयक्तिक भिन्नता का भी सिद्धांत होता है, सातंत्य का सिद्धांत भी होता है, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत या पैटर्न की एकरूपता का। इनमें से आपको एक विकल्प का चुनाव करना है जो कि आपका सही उत्तर होगा। तो देखो, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की सिद्धांत नहीं होता है, बल्कि सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत होता है। पहले बालक में सामान्य गुण विकसित होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें क्या आती जाती है साथियों? विशिष्टता आती जाती है। अतः यहाँ जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 27 में, ये विकास का सही सिद्धांत नहीं होगा। पैटर्न की एक रूपता के एक निश्चित पैटर्न में ही बालक विकास करता है, अतः यहाँ तीसरा विकल्प भी सही सिद्धांत है, लेकिन चौथा विकल्प यहाँ सही सिद्धांत नहीं है। तो 27वें में चौथा विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है साथियों आपके, शिक्षण कौशल है, शिक्षक का व्यवहार शिक्षण कौशल है, शिक्षण व्यूह रचना शिक्षण कौशल है, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण कौशल है और शिक्षण विधि शिक्षण कौशल है। तो देखो, शिक्षण कौशल का मतलब होता है शिक्षक का व्यवहार शिक्षण कौशल नहीं होता है साथियों, बल्कि शिक्षण की जो व्यूह रचना होती है उसको हम शिक्षण कौशल कहते हैं। 28वें में आपके दूसरा विकल्प सही है। अब हम सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न देखते हैं। तो 29वां प्रश्न है आपके, व्यक्तित्व सिद्धांत में आशावाद के साथ किसे जोड़ा जाता है? कैरेन हॉर्नी को, हेंस आइंजैक को, युंग को और एडलर को। तो 29वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, देखिए आशावाद, निराशावाद, इस प्रकार का जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है आइंजैक, युंग या एडलर ने नहीं किया है साथियों, बल्कि कैरेन हॉर्नी के द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 29वें प्रश्न में। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। तो 30वां प्रश्न देखने के पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता करके जाइएगा कि 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि वीडियो में नजर आती है तो नीचे कमेंट में आप बिल्कुल कर सकते हो साथियों। देख लेते हैं आज का अंतिम और 30वां प्रश्न। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में न तो समान विशेषता होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है और एक विषय रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। देखो, क्वेश्चन को समझ करके उत्तर देना। 30वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका मतलब होता है कि कोई भी 2 विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं।
कुछ ना कुछ उनमें विशेषता, कुछ ना कुछ असमानता उनमें जरूर पाई जाती है। ठीक है, अतः विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बता करके जाइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।